अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। J-35 चाइना का 5th जनरेशन करियर बोर्न एयरक्राफ्ट है, जिसकी एक न्यू तस्वीर निकल कर सामने आई है और ये इसका तीसरा प्रोटोटाइप है। इसमें और भी चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक तीसरा प्रोटोटाइप है और यह बात मैं वाजे करता चलूँ कि ये FC-31 का तीसरा प्रोटोटाइप नहीं है। FC-31 के कितने प्रोटोटाइप्स हैं इसका तो मैं बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो J-35 है FC-31 या J-31 का नेवल वर्जन है, उसका ये तीसरा प्रोटोटाइप है। और कैनोपी के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ आपको शेनयांग ग्रुप से रिलेटेड कोई भी नंबर्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ आपको चाइनीज़ एयरफोर्स यानी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का एम्बलम नज़र आएगा। मतलब कि ये थर्ड प्रोटोटाइप को काफ़ी हद तक तकवीयत मिली है इस लिहाज से कि चाइनीज़ एयरफोर्स इसे फाइनल कर चुकी होगी एंड अब जितनी भी सीरियल प्रोडक्शन आगे शुरू होगी वो हो सकता है इस तीसरे या उससे अगला जो चौथा प्रोटोटाइप हो उसकी बेस पर हो। मतलब कि इस तीसरे प्रोटोटाइप को एयरफोर्स लेवल पर अब टेस्टिंग के लिए एवेल्यूएट किया जा रहा है। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इंडक्शन के बहुत ही करीब है। अगले 1.5 से 2 या 2.5 साल के अंदर इंडक्शन हो सकती है J-31 की भी और J-35 की भी। J-31 बेसिकली एयरफोर्स का वर्जन है, जबकि J-35 इनका नेवल वर्जन है जिसको टाइप 003 एयरक्राफ्ट करियर से लॉन्च किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो काबिल गौर है, जब FC-31 प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था यानी J-31 को बनाने का अमल शुरू किया गया था 2013 से, उससे भी पहले भी इसकी चीज़ जारी थी ऑन पेपर। उस वक्त ये कहा गया था इस पर नॉर्मल IRST सेंसर को इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि 4th जनरेशन जहाज़ों में होता है। इवन Su-30 पर भी इसी तरह का IRST सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब इस पर ईटोस सिस्टम को लगाया गया है और नेवल वर्जन से मुतल्लिक़ भी इसी तरह की बातें थी, लेकिन वो तमाम की तमाम बातें गलत साबित हुई हैं क्योंकि इसके जितने भी प्रोटोटाइप्स हैं उन पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को यूज़ किया गया है जो कि नेक्स्ट जनरेशन की IRST सिस्टम कहलाए जाते हैं। और सेम ईटोस सिस्टम F-35 पर भी यूज़ होता है और J-20 एयरक्राफ्ट पर भी यूज़ होता है। ईटोस सिस्टम की जहाँ बात है तो F-35 का ईटोस सिस्टम 90 से 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और J-35 में कौन सा ईटोस सिस्टम यूज़ किया गया है इसकी हतमी तौर पर कोई भी वजाहत सामने नहीं आई। चाइना ने बहुत सी चीज़ें इससे मुतल्लिक़ कॉन्फिडेंशियल रखी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। कि चाइना ने बेसिकली अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज़ रशिया से ली हैं एंड रशिया अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं शुरू से ही उन पर IRST सिस्टम लगाता आया है। सेम काम वही चाइना ने भी किया है। तो IRST के मामले में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं या IRST सिस्टम्स हैं तो चाइना इनमें काफ़ी हद तक बेहतर है। इसमें एक और अहम बात इसका इंजन है। इसमें WS-19 इंजन यूज़ किया गया है। WS-19, WS-13 और RD-93 इनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है। मतलब कि अगर एक जहाज़ में WS-13 या RD-93 इंजन भी लग सकता है तो उसमें WS-19 भी लग सकता है। सबसे पहले FC-31 एयरक्राफ्ट को RD-93 इंजन के साथ पावर्ड किया गया था, उसके बाद WS-13 इंजन से भी इसकी फ्लाइट्स जारी रहीं। अब इस पर WS-19 इंजन यूज़ किया जा रहा है और WS-19 ना सिर्फ नेवल वर्जन पर बल्कि एयरफोर्स के वर्जन पर भी यूज़ किया जा रहा है। कुछ चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के मुताबिक WS-13 इंजन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, मतलब कि हमें मुस्तकबिल में WS-13 इंजन खास नहीं देखने को मिलेगा और मुस्तकबिल WS-19 इंजन का ही है जो कि अपने साइज़ और डायमेंशन के लिहाज से WS-13 इंजन जितना ही है, लेकिन अपनी थ्रस्ट और पावर के लिहाज से WS-13 से बेहतर है। असल में WS-13 का जो बेस वर्जन बनाया गया था उसकी 86 या 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट थी, लेकिन उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो RD-93 इंजन से भी कम थी। तो उसको RD-93 इंजन के ही मुकाबले में चूंकि बनाया जा रहा था, इस वजह से चाइना ने बाद में उसे स्क्रैप कर दिया। उसके बाद WS-13E इंजन मंजरे आम पर आया जिसकी थ्रस्ट 86 से बढ़ाकर 100 किलो न्यूटन की गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई खास मालूमात पब्लिक में नहीं आई। WS-19 इंजन को भी कोई रिवील नहीं किया गया था, बल्कि कुछ इसकी तस्वीर लीक हुई थी इंटरनेट पर और उसके बाद लोगों को पता चला था कि चाइना WS-19 नाम का एक न्यू इंजन बना रहा है। WS-19 की जो टोटल थ्रस्ट है वो 110 किलो न्यूटन है जो कि WS-13E से भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मुस्तकबिल में JF-17 ब्लॉक 3 को भी WS-13E इंजन से पावर्ड किया जाएगा। J-35 के हवाले से अनकन्फर्म्ड सोर्सेज का ये भी दावा है कि इसमें जो एयर इनलेट्स हैं उनको भी वाइडेड किया गया है, मतलब कि इसकी जो एयर इनलेट्स हैं वो ज़्यादा खुली हैं जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा रोबस्ट होगा। उसकी वजह है कि इसने एक एयरक्राफ्ट करियर से लॉन्च करना है। इसने एक एयरक्राफ्ट करियर से चूँकि फ़्लाइट अपनी कंडक्ट करनी है, उसके लिए
इसको इनिशियल फेज में भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट को और इनिशियल फेज में आहिस्ता आहिस्ता एक सीक्वेंस के थ्रू पावर मिल रही है तो वो फिर भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट करियर में उसे फर्स्ट पॉइंट से भी बिल्कुल इमेंस पावर मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट करियर की छोटी सी जो स्ट्रिप होती है उससे लॉन्च हो सके। उसके बाद अगर आप इसकी बैली का ऊपर वाला हिस्सा देखें तो ये ऊपर की तरफ वाइडर है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है थोड़ा सा। हालांकि जो एयरफोर्स का वर्जन है जिसे हम J31 कहते हैं उसमें ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये बताई गई है कि इसमें इंटरनल फ्यूल को बढ़ाया गया है और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चरल चेंज की गई है इसकी वजह से इसकी लिफ्ट में इजाफा होगा और ये लिफ्ट में इजाफा इसे एयरक्राफ्ट करियर से उड़ने में मदद देगा। उसके अलावा अगर आप कॉकपिट को देखें तो सेम F-35 की तरह इसका कॉकपिट आगे की तरफ से ओपनिंग है और ये जो ओपनिंग होती है ये बुनियादी तौर पर एक न्यू डिज़ाइन फीचर मुतारफ़ करवाया गया था, जिसके तहत अगर इस तरह की आप बैकवर्ड ओपनिंग रखेंगे जहाज़ों में तो उससे ड्रैग कम होती है। इसके विंग एरिया को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ मध्यम से कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, तो ये बुनियादी तौर पर इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये विंग फोल्डिंग है, यानी कि जो नेवल वर्जन होगा उसके विंग्स फोल्ड कर जाते होंगे जैसे MiG-29 के करते हैं, जिस तरह F/A-18 के करते हैं और J-15 के करते हैं। तो ये बहुत अहम होता है क्योंकि नेवल एयरक्राफ्ट करियर होते हैं उन पर जगह कम होती है। उस कम एरिया में आपने काफ़ी जहाज़ अपने 30-35 जो जहाज़ हैं उनको वहाँ हर वक्त प्रेजेंट रखना है और उन्हें इस तरह तरतीब से रखना पड़ता है कि आपको जब ज़रूरत हो तो आप उन्हें स्क्रैम्बल कर सकें। तो उसके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी साबित होती है कि अगर आपके जहाज़ के विंग्स फोल्ड कर सकते हों तो उसकी वजह से ऑपरेशनलाइज करने में टाइम कम लगता है, यानी कि रेडीनेस में इजाफा होता है। उसके अलावा गौर से अगर आप इसकी टेल की तरफ देखें तो इस पर एक शार्क का निशान बना हुआ है जो कि इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि इसे बुनियादी तौर पर ब्लू शार्क का नाम दिया गया है और इसे ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। इसके जो जितने भी एवेल्यूएशन टेस्ट थे इसने कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं और बहुत जल्द इसकी सीरियल प्रोडक्शन तक शुरू हो सकती है। इसके वेपन पैकेज के हवाले से भी कुछ तस्वीर लीक हुई हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा, लेकिन छोटा सा उसके बारे में मैं आपको टीज़ करता चलूँ कि ये चाइना के एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल PLXX को भी फायर करने के काबिल होगा। जो PL-15 है उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान है, लेकिन जो PLXX एयरक्राफ्ट है ये AWACS किलर है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर नहीं है, उसके लिए चाइना ने एक अलहदा मिसाइल बनाया है जिसको PLXX कहते हैं, उसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये दुश्मन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट, AWACS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और बड़े एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है और इसको सबसे पहले चाइना के J-11 एयरक्राफ्ट पर देखा गया था। अभी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर इसकी इंटरनल बे इतनी बड़ी रखी गई है फिर तो वो और भी ज़्यादा बड़े वेपन्स को कैरी कर सकती हो और PLXX जैसे जहाज़ अगर इस पर माउंट किए जाते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा होंगे अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर एयरक्राफ्ट और उनके दूसरे एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और उनके टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के लिए। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।